मधुरिमा की शादी के तीसरे दिन ही उसकी सास रुक्मिणी बाथरूम में गिर गई तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कमर से नीचे तक पूरा प्लास्टर चढ़ा होने के कारण उन्हें कम से कम 3 महीने का बेड रेस्ट कह दिया गया। इतना सुनते ही सभी मेहमान जल्दी से जल्दी घर से जाने की तैयारी करने लगे। यहाँ तक कि सबसे पहले देव की बहन ने जाने की तैयारी कर ली। देव ने बहन से बहुत मिन्नत की, दीदी आप तो रुक जाइए, मम्मी की ऐसी स्थिति में आप भी चली जाएंगी तो मैं क्या करूँगा। मधु को अभी कुछ पता नहीं है, अभी उसके पग फेरे की रस्म भी नहीं हुई है, मैं कैसे रुक सकती हूँ। वैसे तो मैं रिसेप्शन तक रुक जाती, लेकिन अब रिसेप्शन तो होगा नहीं, इसीलिए रुकने से क्या फायदा। अब मम्मी की जिम्मेदारी तुम लोगों की है, तुम लोग खुद समझ लो कि तुम्हें कैसे क्या करना है। देव ने शादी में आई बुआ, मौसी, मामी सबसे रुकने को कहा, लेकिन कोई भी एक दिन के लिए भी रुकने को तैयार नहीं हुआ। देव बहुत परेशान हो गया, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। मधुरिमा ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम किसी बात की चिंता मत करो। मम्मी जी के दिन भर के कामों के लिए हम एक मेड रख लेंगे जो उनके सारे काम कर दिया करेगी। लेकिन एक मेड के भरोसे मम्मी को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। मम्मी जी को अकेले छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं और तुम बारी बारी से छुट्टी लेकर मम्मी जी के साथ रहेंगे, अपने अपने ऑफिस में बात कर लेंगे तो कुछ दिन घर से भी काम कर लिया करेंगे। और तुम्हारे पग फेरे की रस्म का क्या होगा। कोई भी रस्म व्यक्ति से बड़ी नहीं होती। पग फेरे की रस्म मम्मी के ठीक होने के बाद हो जाएगी। नई नबेली पत्नी की इस बात ने देव को मुग्ध कर दिया। मधुरिमा ने ही देव से कहा, हम दोनों ने शादी के लिए जो छुट्टियां ली थी उसे ऐसे ही घर बैठकर बर्बाद मत कीजिए। आप कल से ऑफिस चले जाइए, मैं घर और मम्मी जी को देख लूंगी। मधुरिमा के कामों में कुशलता की कमी अवश्य थी, लेकिन प्यार और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। वो अधिक से अधिक रुक्मिणी के पास बैठकर उनका मन बहलाने का प्रयत्न करती और उनके खाने पीने का बहुत ख्याल रखती। लेकिन जब भी कोई रुक्मिणी से मिलने आता तो वो कहती, आजकल की लड़कियां सेवा करना तो जानती ही नहीं है। मेरे ही घर में देखो सेवा न करनी पड़ी, इसीलिए मेड रख दी गई। अभी मेरी बेटी आ जाए तो घर भी अच्छी तरह संभाल लेगी और मेरी देखभाल भी कर लेगी। मैंने कई बार कहा भी, लेकिन देव हर बार मेरी बात टाल देता है। कहता है कि बेटी को अपने घर की जिम्मेदारी संभालने दो, आपके लिए हम दोनों पर्याप्त हैं। उसे क्या पता कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। मधुरिमा को सुनकर बहुत बुरा लगता और दुख भी बहुत होता, लेकिन उसने यह बात देव को कभी नहीं बताई, क्योंकि अभी वह इस घर के लोगों या देव के विषय में अधिक नहीं जानती थी। हो सकता है कि देव उसे ही गलत समझ ले। साथ ही वह इस सच्चाई से भी भली प्रकार से परिचित थी कि बहू चाहे कितना भी कर ले, वह बेटी नहीं बन सकती। वो चुपचाप अपना कर्तव्य करती रही। 15 दिन बाद देव ने उससे कहा, मधु तुम सुबह सिर्फ नाश्ता बना दिया करना। मुझे छुट्टी तो नहीं मिली है, लेकिन 15 दिन तक घर से कार्य करने की इजाजत मिल गई है। अब 15 दिन मैं माँ की सेवा करूंगा। इतने दिन के लिए तुम ऑफिस जा सकती हो। दूसरे दिन से मधुरिमा ऑफिस जाने लगी। एक हफ्ते बाद दोपहर को मेड ने दरवाजा खोला तो मोहल्ले की सालू आंटी थी। रुक्मिणी को यह तो मालूम था कि देव घर में है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि वह हेडफोन लगाकर काम करता है, इसीलिए उनकी और सालू की बातें सुनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वह निश्चिंत होकर आपस में बात करने लगी। उन्हें पता नहीं था कि देव इस समय खाना खा रहा है और उसे इन दोनों की बातें स्पष्ट सुनाई दे रही है। उसे आश्चर्य हुआ कि इस बुरे समय में जब सबने उनकी सेवा से इनकार कर दिया, एक नई बहू ने पूरा घर संभाल कर उनकी सेवा की है। यहाँ तक कि पगफेरे के लिए भी नहीं गई। उस मधुरिमा के लिए मम्मी कह रही हैं। अरे सास की तकलीफ बहुओं को कैसे समझ में आ सकती है। बेटी होती तो उसे प्यार होता, यहाँ तो दिखावे के लिए उल्टा सीधा करके बला टाल दी जाती है। मैंने कहा भी कि मेरी बिटिया को बुला दो, वो सब कर लेगी, लेकिन जानती तो हो कि शादी बाद माँ की बात सुनी ही नहीं जाती है। जब तुम इतनी तकलीफ में हो तो खुद फोन करके बिटिया या अपनी बहन को बुला लो। पता नहीं कि मेरे फोन में क्या हो गया है कि किसी भी रिश्तेदार को फोन लगता ही नहीं। जाने कितने बार देव और बहू से ठीक कराने को कह चुकी हूँ, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने जानबूझकर मेरा फोन खराब कर दिया है ताकि मैं किसी से बात न कर सकूं। अब ज्यादा मत सोचो, जैसे तैसे अपने दिन काट लो। देव को कुछ पता नहीं था। उसने मेड को बुलाकर पूछा तो उसने बता दिया कि रुक्मिणी हर आने जाने वाले से मधुरिमा के सामने ऐसी बातें करती हैं। यह सब सुनने के बाद उसका काम में मन नहीं लगा। इसका मतलब मधुरिमा को सब पता है। उसे कितनी तकलीफ होती होगी जब इतना सब करने के बाद भी उसे यह सब सुनना पड़ता होगा।
एक निश्चय करके देव सालू आंटी के जाने के बाद रुक्मिणी के पास आकर बैठ गया। माँ, आप दीदी को बुलाना चाहती हो ना? मैं अभी तुम्हारे सामने ही फोन करता हूँ। फोन का स्पीकर खुला रहेगा, आप सिर्फ चुपचाप सुनती रहना। देव ने अपनी बहन को फोन किया और फोन उठाते ही उधर से बहन ने कहा, देव, मम्मी मुझे बार बार फोन करके परेशान करती है, इसीलिए मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि माँ की समस्या तुम लोगों की है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दीदी, मम्मी आपको बहुत याद करती हैं। कुछ दिन के लिए आकर उन्हें देख तो जाइए। मुझे आकर गुलामी नहीं करनी है। मैं मायके आती हूँ तो सिर्फ आराम करने के लिए। यदि वहाँ आकर मुझे काम ही करना पड़े तो मैं अपने घर में ही ठीक हूँ। कहकर उसने बिना देव की बात सुने फोन काट दिया। देव ने रुक्मिणी की ओर देखा और कहा, मम्मी सुन लिया ना कि आपकी अपनी बेटी क्या कह रही है? इसी तरह आपके फोन मामी, मौसी, बुआ सबने ब्लॉक कर दिया है। यदि विश्वास न हो तो सबको फोन करके आपको सच्चाई सुनवा दूं। आपको दुख न हो इसीलिए मैंने और मधु ने आपको कुछ नहीं बताया था। यहाँ तक कि आपकी बहन और भाभी भी रुकने को तैयार नहीं हुई थी। मधु ने सहर्ष आपकी सेवा की, लेकिन उसका फल आपने ऐसा दिया उसे। सच ही कहा गया है, बहू चाहे कितना भी कर ले वह बेटी नहीं बन सकती। कहकर देव तो उठकर अपने कमरे में चला गया, लेकिन हथ पर अब बैठी रुक्मिणी समझ गई कि उन्होंने अपनी मूर्खता से अपने बेटे के मन में ऐसी गांठ डाल दी है जिसे वो कुछ भी कर ले आसानी से मिटा पाना संभव नहीं है।